हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा डिस्कशन ऑफ टॉपिक है वो है क्रॉस पैथी। क्रॉस पैथी क्या होता है, अभी इसको हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे। उसके पहले इन प्रश्नों को आप देख लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो गोल है हमारा वो है प्रश्न को सॉल्व करना। तो पहला जो हमारा प्रश्न है वो है एनालिटिकल और क्रिटिकल इवैल्यूएशन के परिप्रेक्ष्य में। क्वेश्चन ये है कि क्रॉस पैथी भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए दो धारी तलवार के समान है। इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा अंतराल को पाटने में इसके संभावित लाभों और रोगी सुरक्षा पर इसके खतरों पर प्रकाश डालिए। ठीक है। क्रॉस पैथी is akin to a double-edged sword for the Indian healthcare system. Critically analyze this statement, highlight its potential benefits in bridging the rural healthcare gap and the risk it poses to patient safety. ठीक है। दूसरा, लीगल और जुडिशियल एस्पेक्ट पे भारत में क्रॉस पैथी को नियंत्रित करने वाले कानूनी और विनियामक ढांचों पर चर्चा कीजिए। पूनम वर्मा बनाम अश्विन पटेल मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में क्रॉस सिस्टम अभ्यास की वैधता और चिकित्सकीय लापरवाही के निहितार्थों का परीक्षण कीजिए। डिस्कस द लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क governing cross-pathy in India. Examine the validity of cross-system practice and the implications of medical negligence in the light of Supreme Court's verdict in the पूनम वर्मा वर्सेज अश्विन पटेल केस। अगला, एथिक्स से संबंधित क्रॉस पैथी के अभ्यास से उत्पन्न होने वाले इथिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव दैट इज प्रशासनिक मुद्दों की विवेचना कीजिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसी पेशेवर संस्थाएं इसका विरोध क्यों करती हैं? इस विवाद को हल करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की क्या भूमिका हो सकती है? डिस्कस द एथिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ क्रॉसपैथी। व्हाई डू प्रोफेशनल्स बॉडीज लाइक द आईएमए अपोज इट? व्हाट रोल कैन बी एनएमसी प्ले इन रिजॉल्विंग दिस कंट्रोवर्सी? तो दोस्तों, ये तीन प्रश्न हैं। एक तो हमारा एनालिटिकल वाला पार्ट है, दूसरा हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पार्ट है, और तीसरा हमारा एथिक्स वाला पार्ट है। तो अब इसको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रॉस पैथी क्या होती है। ठीक, क्रॉस पैथी इन इंडिया, इसके बारे में हम देखेंगे कि ये प्रैक्टिस इसकी क्या है, इसमें ऑब्स्टिकल्स क्या क्या हैं, और फ्यूचर डायरेक्शंस इसके क्या क्या हैं। क्रॉस पैथी अगर एक शब्द में आप समझो तो होम्योपैथिक का डॉक्टर एलोपैथिक की दवाइयाँ रिकमेंड कर रहा है, एलोपैथिक की दवाइयाँ आपको दे रहा है, यही है क्रॉस पैथी। मतलब वह ट्रेनिंग और पढ़ाई तो किसी और स्ट्रीम में किया है, किसी और मेडिकल सिस्टम में किया है, लेकिन इन प्रैक्टिस वह जो है किसी अन्य सिस्टम की दवाइयाँ दे रहा है, अन्य सिस्टम से मरीजों का इलाज कर रहा है, यही है क्रॉस पैथी। डेफिनेशन अगर समझें, क्रॉस पैथी रेफर्स if the practice where a practitioner trained in one system of medicine prescribes or practice therapies or drugs from the different medical system, particularly जो आयुष वाले होते हैं वो एलोपैथी की ट्रीटमेंट्स करते हैं। मतलब आयुष में आयुर्वेदा हो गया, योगा हो गया, यूनानी हो गया, सिद्ध हो गया, होम्योपैथी हो गया। तो ये जो ट्रेनिंग लिए हैं इन सब चीज़ों में, वो क्या करते हैं, दवाइयाँ देते हैं एलोपैथी का। ठीक है, एलोपैथिक दवाइयाँ देते हैं और एलोपैथिक तरीके से मरीज का इलाज करते हैं। ये जो प्रैक्टिस है इसी को हम बोलते हैं क्रॉस पैथी। महत्वपूर्ण है, ये कभी भी पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। इन इंडिया प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व्स आयुष प्रैक्टिशनर्स ट्रेंड इन आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी प्रेस्क्राइब्स एलोपैथिक मेडिसिन्स। ठीक है, हालांकि यह एक कंट्रोवर्सी बना हुआ है, लेकिन एक इसका दूसरा पहलू भी है कि हमारे यहाँ
जो हेल्थ सिस्टम है वो रूरल एरिया और दूर दराज के एरिया में हेल्थ सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए जो भी डॉक्टर है वहाँ पे, चाहे वो आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, वो हर तरह की दवाइयाँ देता है। तो इसलिए है। अच्छा, ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल ने कुछ होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स को एलोपैथिक दवाइयाँ रिकमेंड करने का और एलोपैथिक तरीके से इलाज करने की अनुमति दे दी। शर्त ये है कि उनको एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा जो एलोपैथ और होम्योपैथ के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करेगा। मतलब कि वो डॉक्टर तो हैं होम्योपैथिक के, लेकिन कुछ जो टेक्निकलिटी है वो एलोपैथ के सीख सकते हैं। मतलब जो सामान्य एलिमेंट है, सामान्य बीमारियां हैं, उसकी दवा, इमरजेंसी में क्या क्या दवाइयां दी जा सकती हैं, तो एक छोटा सा ब्रिज कोर्स करके आप जो है एलोपैथिक तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये ऐसा महाराष्ट्र में किया गया। अच्छा, इंडिया में क्रॉस पैथी इमर्ज क्यों हुई? उसके ये 4 सबसे बड़े कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि सीवियर डॉक्टर शॉर्टेज, मतलब ये खास करके जो रूरल और रिमोट एरिया है, दूर दराज के एरिया हैं, वहाँ पे प्रॉपर एमबीबीएस किया हुआ व्यक्ति अवेलेबल नहीं होता है। हालांकि हर ग्राम सभाओं में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है जहाँ पे डॉक्टरों की नियुक्ति की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास उतने डॉक्टर्स नहीं हैं जितने डॉक्टर्स की हमको आवश्यकता है, जितने एमबीबीएस की आवश्यकता है। तो ऐसे में क्या होता है, चाहे वो आयुर्वेद में किया हो, होम्योपैथिक में किया हो, नेचुरोपैथी में किया हो, यूनानी किया हो, सिद्ध किया हो, तो वो जगह जगह अपने क्लिनिक्स खोलते हैं गांव के दूरदराज एरिया में, जिसकी वजह से हालांकि वो होते होम्योपैथिक के या अन्य के होते हैं, लेकिन ज़रूरत उस समय उनको एलोपैथ दवाइयों की होती है। जो मरीज है तो वो एलोपैथिक दवाइयाँ देना शुरू कर देते हैं। तो पहला कारण ये है कि डॉक्टरों की हमारे यहाँ प्रॉपर जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, खास करके जो रूरल और रिमोट एरिया है, वहाँ पर इनकी बहुत कमी है। इसकी वजह से क्रॉसपैथी डेवलप हो रही है। दूसरा, जो क्रॉसपैथी है वो थोड़ा सा अफोर्डेबल भी होती है, सस्ती होती है। क्यों? क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं, जो आयुष वाले डॉक्टर्स होते हैं, वो थोड़ा सस्ते में निपटा देते हैं, थोड़ा सस्ते में दवाइयाँ कर देते हैं, सस्ते में इलाज कर देते हैं। उसके साथ साथ स्टेट ऑथराइजेशन, जैसा कि हमने कहा कि महाराष्ट्र ने कहा कि जो होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं वो एलोपैथिक दवाइयाँ दे सकते हैं, तो उसी तरह से कुछ अन्य स्टेट्स ने भी इस तरह से अथराइज कर दिया है कि जो अन्य मेडिसिन सिस्टम के लोग हैं वो एलोपैथिक दवाइयाँ दे सकते हैं, एलोपैथिक तरीके से इलाज कर सकते हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन पुश, चौथा कारण। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक भावना है या उनका एक उद्देश्य है कि जितने भी सिस्टम हैं, मेडिसिन के जितने भी सिस्टम हैं, सबको इंटीग्रेट किया जाए और जितने भी उसमें पढ़ने वाले लोग हैं वो उनमें सब कुछ पढ़ाया जाए। खास करके जो एक ब्रिज कोर्स टाइप का होता है वो उस तरह से कराने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से और भी क्रॉसपैथी इमर्ज हो रही है। मतलब ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये मंशा है कि जो व्यक्ति एलोपैथिक पढ़ रहा है या आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक पढ़ रहा है, वो थोड़ा थोड़ा एलोपैथ के बारे में भी पढ़े, एलोपैथ वाला होम्योपैथ के बारे में भी पढ़े, होम्योपैथ वाला यूनानी और सिद्धा के बारे में भी पढ़े। तो इस तरह से जो इंटीग्रेशन पुश है गवर्नमेंट का, वो भी क्रॉसपैथी को इमर्ज करने में, बढ़ावा देने में थोड़ा सहायता कर रही है, हेल्प कर रही है। अगर हम बात करें कि खास करके ये जो क्रॉसपैथी है हमारे रूरल एरिया में क्यों होता है, क्योंकि 80% शॉर्टेज है स्पेशलिस्ट का। ठीक है, जितना डॉक्टर्स होने चाहिए उसके 20% डॉक्टर्स ही अवेलेबल हैं एलोपैथ के हमारे रूरल और रिमोट एरियाज़ में। उसके साथ साथ जो डॉक्टर और पॉपुलेशन रेशियो होना चाहिए, एक 1:1000, मतलब WHO के रिकमेंडेशन के अनुसार एक डॉक्टर 1000 पॉपुलेशन पर होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो सिचुएशन है, 1456 पॉपुलेशन पर केवल एक डॉक्टर अवेलेबल है। तो इस वजह से भी जो क्रॉसपैथी है वो थोड़ी बढ़ रही है, क्योंकि डॉक्टर और पेशेंट रेशियो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, अलग है। और हमारे कंट्री में आज भी 65% पॉपुलेशन जो है वो गाँव में निवास करती है, गाँव में रहती है। और जहाँ पे डॉक्टरों की कमी है, जहाँ पे WHO के रिकमेंडेशन के अनुसार हमारे पास डॉक्टर्स नहीं हैं, ऐसी स्थिति में क्रॉसपैथी का इमर्ज होना, क्रॉसपैथी को बढ़ावा मिलना, ये ऑब्वियस हो जाता है। ठीक है।
अब हम देखते हैं कि जो क्रॉस पैथी है, क्या ये बुरा है, क्या ये भला है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। सबसे पहले तो एडवांटेज तो हमने देख लिया कि एक तो ये एक्सेसिबल है, ठीक है, सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेज एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज इन रिमोट एंड अनसर्व्ड रूरल एरियाज। मतलब ये कि जो गांव एरिया है, जो दूर दराज के एरिया हैं, वहाँ पे आसानी से उपलब्ध हो जा रही दवाइयाँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई होम्योपैथिक वाला बैठा है, वो आपको एलोपैथिक इलाज भी कर दे रहा है। दूसरा हमने बात किया कि कॉस्ट की, जो हमारा क्रॉस पैथी है, इस तरह से समझ लीजिए कि जो होम्योपैथ वाले एलोपैथिक दवाइयाँ दे रहे हैं वो थोड़ी सस्ते में दे देते हैं। तीसरा है कि वर्कफोर्स गैप, जो डॉक्टर्स की कमी है, जो हेल्थ केयर सिस्टम में समस्याएं हैं, उसकी भरपाई ये कर देते हैं। उसको जो है मतलब कि डॉक्टर अवेलेबल हो जाता है। आप सोचिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि गांव में कोई बीमार हो गया रात में 2 बजे, अब पता चला कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का एमबीबीएस डॉक्टर है वो उसका आवास है 25 किलोमीटर दूर, तो वो तो आएगा नहीं। तो मजबूरन आपको जो आपके आसपास के होम्योपैथिक वाले हैं, जो आपके यूनानी वाले हैं, आयुर्वेदा वाले हैं, आप उनको फ़ोन करेंगे, और जब वो आएगा तो वो देखेगा कि मैटर थोड़ा सा भाई सीरियस हो गया है, तो इनको जो है तत्काल राहत की ज़रूरत है, तो वो एलोपैथिक दवाई ठोक के चला जाता है। उसके बाद लीगलिटी, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने इस चीज़ को लीगल कर दिया है, ऑथराइज कर दिया है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा है और बहुत गंभीर है। सबसे पहले तो ये कि हाई रिस्क ऑफ मिस डायग्नोसिस है। मतलब ये कि रात में 2-2:30 बजे कोई होम्योपैथिक डॉक्टर जो है आपके घर पे आया, वो उसको पता नहीं है कि क्या हो रहा है, मतलब क्यों हो रहा है। अब उसको पता चला कि इसको तेज बुखार है तो उसने बुखार वाली दवा दे दी, पता चला ठंडी लगने लगी तो उसकी दवा दे दी, तो वो डायग्नोज नहीं कर पाएगा, तो अच्छे से वो ट्रीट नहीं कर पाएगा। ठीक, मिस डायग्नोसिस एंड इनकरेक्ट ट्रीटमेंट ड्यू टू इनएडिक्वेट ट्रेनिंग इन एलोपैथिक मेडिसिन। क्योंकि जो आयुर्वेद वाला आया है, जो होम्योपैथ वाला आया है, वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट में तो ट्रेनिंग नहीं लिया है, पढ़ाई नहीं करी है, तो वो अच्छे से ना तो डायग्नोस कर पाएगा और ना ही अच्छे से वो ट्रीटमेंट दे पाएगा। इसकी वजह से मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो पेशेंट की सेफ्टी है वो दांव पे लग जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि गलत इलाज करने की वजह से उस पेशेंट की मृत्यु भी हो जाती है। और क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब ये कि फॉर एग्जांपल कभी देखिए ऐसा होता है ना कि कोई ऐसी दवा दे दिया गया, तत्काल उसको राहत मिल गई, लेकिन बाद में वो फिर से बीमार पड़ गया, फिर से वही डॉक्टर आकर के वापस से वही दवा दे दी, तो होता क्या 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 है कि धीरे धीरे उसका रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। धीरे धीरे अब उस दवा की जो पावर है, दवा का जो इफेक्ट है वही कम हो जाएगा, तो उसकी जो क्वालिटी और स्टैंडर्ड है वो भी जो है सीरियस हो जाएगा, वो भी डिग्रेड हो जाएगा। उसके साथ साथ इनएप्रोप्रिएट ड्रग्स, मतलब ये कि दो चीज आप समझिए। एक तो ये कि चलो ठीक है, समझ में आ गया कि उसको बुखार है तो पैरासिटामोल उसने दे दिया, लेकिन कितना देना है और उसकी क्वालिटी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, कौन सा इंजेक्शन लगाना है, कहाँ पे इंजेक्शन लगाना है, तो इनएप्रोप्रिएट ड्रग देने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है ड्यू टू द लैक ऑफ कम्प्रीहेंसिव फार्मेकोलॉजिकल नॉलेज। क्योंकि फार्मेकोलॉजिकल नॉलेज उसके पास नहीं है, इस वजह से जो वो ट्रीटमेंट कर रहा है, जो ड्रग दे रहा है, जो डोज दे रहा है, वो इनअप्रोप्रिएट हो सकता है। उसके बाद जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मेडिकल नेग्लिजेंस है और इसकी लीगल लाइबिलिटी है, ये लीगली सही नहीं है, इलीगल है, तो इस लिहाज से भी इसका ये डिसएडवांटेज है कि कोई भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट कर रहा है होम्योपैथिक वाला, तो बाद में देखा जाएगा कि वो पता चला कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ रहा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि क्रॉस पैथी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अगर हम बात करें कि इससे संबंधित जो चीजें चल रही हैं हमारे कोर्ट में, हमारी सोसाइटी में, उसमें क्या क्या रिसेंट में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। सबसे पहला तो ये सुप्रीम कोर्ट में एक पूनम वर्मा वर्सेस अश्विन पटेल केस है। इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा कि जो क्रॉस पैथी सिस्टम है, क्रॉस सिस्टम प्रैक्टिस है विदाउट एडिक्वेट क्वालिफिकेशन, ये क्या है, पूरी तरह से नेग्लिजेंस है और इलीगल है। ठीक है, अनलेस
एक्सप्लिसिटली ऑथराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। यदि कोई जो होम्योपैथिक वाला व्यक्ति है, यदि वह कोई एलोपैथिक इलाज कर रहा है, तब तक कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट उसको अथराइज नहीं किया है तो वो इलीगल प्रैक्टिस है। सुप्रीम कोर्ट ने पूनम वर्मा वर्सेज अश्विन पटेल वाले केस में सीधा सीधा आप ये जानिए कि उन्होंने इसको इलीगल कह दिया। उसके बाद जो हमारा नेशनल मेडिकल कमीशन है, इन्होंने इसको प्रोहिबिट कर दिया। ठीक है, इन्होंने प्रोहिबिट कर दिया कि इस तरह की प्रैक्टिस नहीं की जा सकती है। केवल जो है एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो प्रोफेशनल्स हैं, जो ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं, वही कर सकते हैं। एलोपैथ का ट्रीटमेंट होम्योपैथ वाला, यूनानी वाला, सिद्धा वाला नहीं कर सकता है। आईएमए ने क्या कहा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इन्होंने भी इसको अपोज किया और उन्होंने कहा कि हमारे लिए पेशेंट की सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस तरह से अगर कोई अनक्वालिफाइड, अनट्रेंड प्रोफेशनल इसका प्रैक्टिस करेगा तो उसका पेशेंट की सेफ्टी पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट क्या कह रही है, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने अलग अलग अपने आदेश दिए हैं। कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ठीक है भाई, होम्योपैथिक वाला कर सकता है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा कि नहीं कर सकता है। तो हमारे आसपास जो चीज़ें चल रही हैं वो ये 4-5 चीज़ें चल रही हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट में केस पूनम वर्मा अश्विन पटेल का है, जिसमें उन्होंने कह दिया कि ये इलीगल है। आईएमए ने इसका अपोज किया, क्यों? क्योंकि उन्होंने पेशेंट सेफ्टी को ध्यान में रखा और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग ऑर्डर्स दे रही हैं। एनएमसी ने भी इस चीज़ को प्रोहिबिट कर दिया कि बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के, बिना प्रॉपर एजुकेशन के कोई इस तरह की प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। ठीक, अब हम पेशेंट सेफ्टी जो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेशेंट सेफ्टी क्यों इम्पॉर्टेंट है या पेशेंट सेफ्टी कैसे जो है चैलेंजिंग हो जाती है, कैसे रिस्क पे है, कैसे? सबसे पहले तो ये कि जो होम्योपैथिक वाला है वो प्रॉपरली डायग्नोस नहीं कर पाएगा अगर कोई सीरियस बीमारी है तो। ठीक है, properly diagnose complex medical conditions requiring advanced diagnostic understanding and interpretation of the modern medical test, जो कि एलोपैथ प्रोवाइड करता है। होम्योपैथ में डायग्नोसिस करने का इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है। तो अगर डायग्नोसिस सही नहीं होगा तो सही ड्रग इंटरवेंशन भी नहीं हो पाएगा। अगर डायग्नोसिस गलत हो गया तो वो उसी डायग्नोसिस के आधार पर जो दवा देगा वो दवा भी गलत हो जाएगा और उसका जो डोज होगा वो भी इनअप्रोप्रिएट डोज भी हो जाएगा। उसके बाद इमरजेंसी केयर, मान लीजिए कि इस तरह से छूट दी गई है कि होम्योपैथिक वाला एलोपैथ का इलाज कर सकता है, तो इमरजेंसी के टाइम पे कैसे वो रिकॉग्नाइज करेगा और कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, ये एक चिंता का विषय है। इमरजेंसी के टाइम पे होम्योपैथिक वाला एलोपैथिक इलाज यदि करेगा तो वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, किस तरह से चीज़ों को रिकॉग्नाइज करेगा, जिससे पेशेंट की जो सेफ्टी है वो सुनिश्चित हो सके। तो चूंकि जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं उनके पास डायग्नोस्टिक का तरीका उतना अच्छा नहीं है, तो वो तुरंत रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाएंगे और जिस तरह का रिस्पॉन्ड चाहिए उस तरह का रिस्पॉन्ड भी नहीं दे पाएंगे। इसलिए जो पेशेंट है उसकी सेफ्टी रिस्क में आ जाएगी। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं जो एविडेंस बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा क्रिमिनल केस आ गया, कोई ऐसा मुठभेड़ वाला केस आ गया, एक्सीडेंट वाला केस आ गया, जहाँ पे बाद में एविडेंस भी चाहिए होगा, तो एविडेंस बेस्ड जो ट्रीटमेंट है, एविडेंस बेस्ड जो प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करने में जो इस तरह के क्रॉस पैथी वाले डॉक्टर्स हैं वो असमर्थ हैं। इसलिए पेशेंट की सेफ्टी रिस्क पे है। पेशेंट की सेफ्टी को रिस्क को ध्यान में रखते हुए ना तो आईएमए, एनएमसी और सुप्रीम कोर्ट तीनों ने क्रॉस पैथी को नकार दिया है। हालांकि जो आपके 3 क्वेश्चंस हैं उन तीनों क्वेश्चन का जवाब यहीं तक मिल गया है लगभग। ठीक है, बाकी थोड़ी चीज़ें इधर उधर करके आप उसमें पूरा आंसर लिखेंगे। अब अगर हम बात करें कि वे फॉरवर्ड क्या है, हम कर क्या सकते हैं, क्रॉस पैथी यदि हमको करना ही है तो हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहला काम स्टैंडर्डाइज द ब्रिज कोर्स, मतलब ये कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, फॉर एग्जाम्पल सामान्य बीमारियां, कॉमन एलिमेंट्स,
एंड इमरजेंसी मेडिसिन, उसके साथ साथ इसेंशियल एलोपैथिक फार्माकोलॉजी विथ प्रॉपर सर्टिफिकेट एंड असेसमेंट। मतलब ये कि जो अन्य सिस्टम के लोग हैं, अन्य मेडिकल सिस्टम के लोग हैं, जैसे मेडिसिन सिस्टम के, जैसे होम्योपैथिक वाले हैं, आयुर्वेदिक वाले हैं, यूनानी वाले हैं, सिद्धा वाले हैं, सभी को एक ब्रिज कोर्स कराया जाए जिसमें इमरजेंसी में कैसे रिस्पॉन्ड करना है उसके बारे में सिखाया जाए, सामान्य बीमारियां जो होती हैं उसके बारे में प्रॉपर जानकारी दिया जाए कि सामान्य बीमारियों में कैसे इलाज करना है, कौन कौन सी दवा देनी है, क्या क्या डोज देना है, और साथ में इसेंशियल एलोपैथिक फार्माकोलॉजी, जो बेसिक फार्माकोलॉजी होती है एलोपैथिक सिस्टम की, उसके बारे में सिखाया जाए। उसके बाद इनको प्रॉपर सर्टिफिकेट इस चीज का दिया जाए और इनके प्रैक्टिस का समय समय पर असेसमेंट किया जाए। ये है एक वे फॉरवर्ड कि यदि हम क्रॉस पैथी को कर रहे हैं तो सबसे पहले हम एक ब्रिज कोर्स करवाएंगे सभी स्ट्रीम के, सभी मेडिसिन सिस्टम के लोगों को। उसके बाद लीगल फ्रेमवर्क एकदम क्लियर होना चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों एकदम क्लियर कट फ्रेमवर्क बनाएं कि जो हम ये चीज कर रहे हैं उसको प्रॉपरली डिफाइन करें कि इसका स्कोप क्या है, इसके लिमिटेशंस क्या हैं, और किस किस कंडीशंस में इसको प्रैक्टिस किया जा सकता है, और क्या क्या परमिसिबल है, क्या क्या परमिसिबल नहीं है। मतलब ये कि यह जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की है। यदि हम क्रॉस पैथी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं तो उसकी जो पॉलिसी है, उसकी जो गाइडलाइंस है एकदम क्लियर कट होना चाहिए कि उसका स्कोप क्या है, क्रॉस पैथी के लिमिटेशंस क्या क्या हैं, और क्रॉस पैथी प्रैक्टिस करने वाले लोग किन किन परिस्थितियों में क्या क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, अगला मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स। यह इसलिए क्योंकि जो हमारे विलेज और रिमोट एरिया में लोग रह रहे हैं उनके पास चूंकि डॉक्टर्स की कमी है, इसलिए वो अन्य सिस्टम के लोगों से एलोपैथिक इलाज करवाते हैं। इसका समाधान यह है कि हम मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को प्रोवाइड करवाएं जो कि सस्ते में और एक्सेसिबल रूप से लोगों का इलाज कर सकें। जो प्राथमिक लेवल पर उपचार है वो होता रहे, साथ में हम मिड लेवल पर भी जो हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हम उनको उपलब्ध करवाएं। उसके साथ साथ इंटीग्रेटेड एजुकेशन, जब हम मेडिकल की पढ़ाई करवा रहे हैं, चाहे वो एमबीबीएस की पढ़ाई हो रही हो, चाहे जिसकी भी हो रही हो, बीएचएमएस की हो रही हो, तो उसमें जो ऐसे होता है कि एक फंडामेंटल कोर्स, मतलब कि एक फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में एक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक एक फंडामेंटल कोर्स कराएं, उसमें सब कुछ पढ़वाएं सबको, चाहे वो अगर एमबीबीएस वाला है वो भी होम्योपैथिक के बारे में पढ़े, होम्योपैथिक वाला है वो फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़े। ठीक है, तो इस तरह से इंटीग्रेटेड एक कोर्स हम डिजाइन कर सकते हैं, एजुकेशन हम डिजाइन कर सकते हैं, ताकि जो क्रॉस पैथी है उसको हम लीगलाइज कर सकें, स्टैंडर्डाइज कर सकें, और उससे जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम में जो गैप है उसको हम दुरुस्त कर सकते हैं। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड हमारा क्या क्या हो गया, एक तो भाई ब्रिज कोर्स करवाओ, ठीक है, दूसरा जो हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं मिड लेवल पे उनको उपलब्ध कराओ, लीगल फ्रेमवर्क एकदम क्लियर कट होना चाहिए कि क्या परमिट, किस चीज़ का परमिट है, किस चीज़ का नहीं है, क्या परमिसिबल है, क्या नहीं है, साथ में इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम को हम डेवलप करें, तब जाकर के हमारा जो क्रॉस पैथी सिस्टम है उसका हम अच्छे से फायदा उठा सकते हैं, वो हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। अगर हम देखें कि इस पूरे लेक्चर का जो निष्कर्ष है, टेक अवे है, वो क्या है, सबसे पहले तो भाई देखो ये सिस्टम कॉम्प्लेक्स तो है, कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है, हमारे पास जनसंख्या ज़्यादा है, रूरल एरिया में लोग ज़्यादा रह रहे हैं, तो ये सिस्टम तो कॉम्प्लेक्स है, इसलिए क्रॉसपैथी हमारे यहाँ इमर्ज हो रही है। किस चीज़ के लिए, रूरल इंडिया में जो गैप्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए। और अगला निष्कर्ष क्या है कि लीगल क्लैरिटी जरूरी है, हमको पता होना चाहिए कि लीगली हमको क्या करना अलाउ है, क्या करना अलाउ नहीं है, तभी जाकर के इस तरह की चीजें हो सकती हैं। इसलिए हमको एक कंप्रीहेंसिव नेशनल लीगल फ्रेमवर्क बनाने की आवश्यकता है। अगला, पेशेंट की सेफ्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे नेचुरोपैथी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथी हो, सब में पेशेंट का जो सेफ्टी है उसका वो जो है टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए। उसके बाद हमारा मल्टी प्रोन्ज्ड सॉल्यूशन होना चाहिए, चाहे वो मिड लेवल हेल्थ केयर हम प्रोवाइड करवाएं, चाहे हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं,
और चाहे हम कोई अन्य चीज़ या ब्रिज कोर्स जो हमारा है हम ब्रिज कोर्स करवाएं, ताकि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल मॉडल निकल करके हमारे सामने आए। ठीक है, तो ये हमारा पूरा निष्कर्ष है। हालांकि एड्रेसिंग क्रॉस पैथी थॉटफुली कैन हेल्प इंडिया बिल्ड अ मोर इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव हेल्थ केयर सिस्टम। जैसा कि हमने कहा कि ये जो 4 चीज़ें हैं, इन 4 चीज़ों पे काम करके हम अपना हेल्थ केयर सिस्टम को इंक्लूसिव बना सकते हैं। मतलब कि जो व्यक्ति एकदम रिमोट एरिया में है, रूरल एरिया में है, वहाँ पे भी हम क्वालिटी हेल्थ केयर सिस्टम पहुँचा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अब ये जो 3 क्वेश्चन थे आपके, ये तीनों क्वेश्चन आप इसका आंसर लिख लेंगे। इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इस तरह से वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रॉस पैथी के बारे में हम पूरा जान लिए हैं, समझ लिए हैं, और ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके सामने। उम्मीद करता हूं कि अभी तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप लिख लेंगे। इसके अलावा यदि इसमें कोई कठिनाई आती है तो आप हमको ज़रूर बताएं, और यदि आपको लगता है कि क्रॉस पैथी में कुछ और बताना चाहिए था, कुछ चीज़ें छूट गई हैं, तो उसको भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।